कभी सोचा है कि एक खूबसूरत सा फूल कैसे उस रसीले फल में बदल जाता है जिसे हम बड़े मजे से खाते हैं? आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं और जानेंगे कि प्रकृति के इस शानदार बदलाव के पीछे का साइंस क्या है। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे फूल की बनावट से, फिर देखेंगे कि पौधे के मेल और फीमेल सेल्स कैसे बनते हैं, और फिर परागण से लेकर बीज और फल बनने तक के हर एक कदम को करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, फूल की बनावट। देखिए, किसी भी कहानी के लिए एक स्टेज का होना जरूरी है और पौधों के इस प्ले के लिए ये स्टेज खुद फूली है। यहाँ स्क्रीन पर हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है पुंकेसर यानी मेल पार्ट जो पराग कण या पॉलिन बनाता है, और ठीक बीच में है स्त्री केसर यानी फीमेल पार्ट जिसके अंडाशय में छिपा है भविष्य का बीज। असल में ये दोनों ही इस पूरी प्रक्रिया की जान है। अच्छा, अब जब हम स्टेज को समझ गए हैं तो जरा और जूम इन करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे मेन प्लेयर्स यानी पॉलन और बीजांड आखिर बनते कैसे हैं। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो तरीका है जिससे एक अकेली सेल कई बार डिवाइड होकर नर परागण बनाती है जो मेल गेमिटोफाइट है। कमाल की बात है कि एक ही पॉलन ग्रेन के अंदर 2 अलग अलग सेल्स होती हैं और दोनों का अपना अपना काम है। एक सेल जिसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं वो रास्ता बनाने का काम करती है, और दूसरी सेल यानी जनरेटिव सेल डिवाइड होकर उन 2 मेल गैमीट्स को बनाती है जो असल में फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब बात करते हैं फीमेल साइड की। ये जो दिख रहा है वो एक ओव्यूल यानी बीजांड का स्ट्रक्चर है। इसके ठीक सेंटर में एम्ब्रायोसैक यानी भ्रूणकोश होता है जो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है और बस सही पॉलन के आने का इंतजार करता है। यहाँ एक तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला गेम होता है। एक सेल से 4 सेल्स तो बनती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही आगे बढ़ती है और फंक्शनल एम्ब्रियोसैक बनती हैं। बाकी 3 खत्म हो जाती हैं। तो अब हमारे मेल और फीमेल सेल्स तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो मिलेंगे कैसे? बस यहीं से शुरू होता है पॉलिनेशन का जरूरी मिशन, पॉलन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने का सफर। पौधे इसके लिए 2 मेन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक में जेनेटिक वैरायटी कम होती है तो दूसरे में ज्यादा। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अब ये पॉलन खुद तो चलकर जा नहीं सकते, इसलिए ये हवा और पानी जैसे नॉन लिविंग एजेंट्स पर निर्भर करते हैं, या फिर मधुमक्खियों, पक्षियों और चमगादड़ों जैसे कई लिविंग हेल्पर्स पर जो उन्हें एक फूल से दूसरे तक पहुंचाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक इतनी अनोखी प्रक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ फूल वाले पौधों में ही होती है। जैसे ही एक सही पॉलन स्टिग्मा पर लैंड करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करता है जो स्टाइल से होती हुई सीधे बीजांड तक का रास्ता बनाती है। ये ट्यूब मेल गैमेट्स के लिए एक सिक्योर टनल की तरह काम करती है। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक साथ 2 फ्यूजन होते हैं। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ मिलकर जाइगोट यानी भ्रूण बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ मिलकर भ्रूण के लिए खाना बनाता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। मतलब एक ही बार में बच्चे और उसके लंच बॉक्स दोनों का इंतजाम हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल का पूरा रूप ही बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में। यहाँ देखिए कि कैसे वो एक अकेली सेल जाइगोट कई स्टेज से गुजरती है। वो पहले गोल होती है, फिर हार्ट शेप लेती है और आखिर में बीज के अंदर एक पूरी तरह से विकसित मैच्योर एम्ब्रियो में बदल जाती है। वैसे तो शुरुआत एक जैसी होती है, लेकिन मोनोकॉट और डाइकॉट पौधों के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में साफ साफ फर्क देखे जा सकते हैं, खासकर उनके सीड लीव्स यानी बीज पत्रों की संख्या में। दिलचस्प बात यह है कि सभी फल एक ही तरह से नहीं बनते। उनकी बनने की कहानी ही तय करती है कि वो ट्रू फ्रूट हैं, फॉल्स फ्रूट हैं या फिर पार्थेनोकार्पिक हैं। जैसे कि सेब, जिसे हम फल समझते हैं, वो असल में एक फॉल्स फ्रूट है। और अब हम आते हैं अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर। चलिए समझते हैं बीज के महत्व को। यह सिर्फ एक दाना नहीं, बल्कि एक ऐसा अविश्वसनीय कैप्सूल है जो पौधे की पूरी विरासत को अगली पीढ़ी तक ले जाता है। तो बीज सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं है, ये तो अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन डिजाइन वाला सर्वाइवल किट है जिसमें प्रोटेक्शन, खाना और जेनेटिक कोड सब कुछ मौजूद है। 2000 साल, जरा सोचिए, कुछ बीज इतने लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं।
राजा हेरोद के महल में एक 2000 साल पुराना खजूर का बीज मिला था और वो भी सफलतापूर्वक उग गया। ये प्रकृति की ताकत का एक हैरान कर देने वाला उदाहरण है। और यहीं आकर हमारा ये सफर पूरा होता है। एक फूल की कोमल पंखुड़ियों से शुरू होकर एक नन्हे से बीज के अंदर छिपी एक पूरे नए पौधे को जन्म देने की जबरदस्त ताकत था। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास हर पल कितनी जटिल और खूबसूरत बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती रहती हैं, जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता।